सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के में अब नया टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की। जब हम किसी सॉल्वेंट में, मान लीजिए पानी मान लेते हैं, डायरेक्टली बात करेंगे एग्जांपल के साथ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए हमने पानी लिया, पानी में अगर हम नमक डाल दें तो सॉल्यूशन हो गया, पानी में अगर हम चीनी डाल दें तो भी सॉल्यूशन हो गया, पानी में अगर ग्लूकोज डाल दें तो भी सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो सोल्यूट थे, देखो तीनों सोल्यूट मैंने जिनका नाम लिया वो कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मतलब ये वेपोराइज नहीं होते हैं। तो मैं अब आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताना चाह रही हूँ कि ये क्या होती हैं। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जब किसी सॉल्वेंट में हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हैं तो उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, और वो प्रॉपर्टी जो चेंज होती है डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, हमने कितना सोल्यूट डाला, ना कि कौन सा सोल्यूट डाला। मतलब अभी डिस्कस करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नमक डालेंगे, NaCl डालेंगे तो भी प्रॉपर्टी उतनी चेंज होगी जब हम क्या डालेंगे, चीनी डाल दें या यूरिया डाल दें या ग्लूकोज डाल दें, कुछ भी। तो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, ना कि क्वालिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या डाला। अभी मैं एक डिस्कशन कर लेती हूँ। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप लोग जानते हो, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर। अगर मैं कोई लिक्विड ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो सरफेस है, मान लो लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, राइट, और इसके सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स में बना देती हूँ। से फॉर एग्जांपल ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, राइट। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बल्क में भी हैं, आप लोग छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि जब वेपोराइजेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, तो क्या होता है, सरफेस फिनोमेना है। क्यों, देखो ये जो मॉलिक्यूल है बल्क में, इनको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जा नहीं पाएगा यहाँ से कोई। अब मान लो आप खड़े हो बीच में, आपको चारों तरफ से आपके चार दोस्तों ने पकड़ रखा है, तो क्या आप भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे ना। इसी तरह से ये कहीं नहीं भाग पाएगा, तो इसको यही रहना है। लेकिन ये है सरफेस पे ये वाले मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नीचे की तरफ से है, ऊपर से इस साइड से इनको कोई खींचने वाला नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आसपास से एनर्जी गेन करते हैं, अपने पार्टिकल से ही आसपास के पार्टिकल से एनर्जी गेन करते हैं, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके कहाँ आ जाते हैं, वेपर फेज में आ जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ज्यादा इवोपरेट होकर के यहाँ पे आएंगे और क्या बनाएंगे, यस, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। आई एम सॉरी, किसी भी लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ना। अगर मैं कहूं कि सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो 10 मॉलिक्यूल चले गए ऊपर वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स की जगह 4 मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, मान लो नमक के आ गए, ठीक है। मैं इसको इरेज करके दोबारा से आपको समझाती हूँ इस चीज को। इसको इरेज करते हैं। हमारे सरफेस पे अब की बार हम क्या ले लेते हैं, ये मान लो ये हमारे, मैं स्टार से आप लोगों को दूसरे सोल्यूट का समझा देती हूँ, कोई भी कितने भी बना देते हैं, अब ये डिपेंड, मान लीजिए ये थे, ठीक है। अब देखो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, और ये सोल्यूट कौन सा है, जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये इवेपोरेट होके जाएगा नहीं। तो अब हमारे सरफेस पे कम मॉलिक्यूल रहेगा, मैं कह रही थी मान लो 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 में से 4 की जगह घेर ली किसने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, तो इवेपोरेट कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल से इवेपोरेट हो पाएंगे जितने सरफेस पे है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस, बिल्कुल यही आना चाह रही थी मैं कि वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि कम हो जाती है, किसकी वजह से, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम डिसॉल्व कर देंगे तो। अब फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नमक का मॉलिक्यूल ने जगह घेरी हुई
मॉलिक्यूल ने जगह घेरी थी, है ना। फर्क पड़ता है कितना हमने डिसॉल्व किया, जितनी ज्यादा जगह घेरेगा ज्यादा डिसॉल्व करेगा, ज्यादा सरफेस पर मॉलिक्यूल आएंगे, प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कैसे फर्क पड़ता है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इससे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब अगर हमें पता चला ना, मान लो मैंने कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व करके दे दिया आपको पता करना हो कि सोल्यूट कौन सा था, कैसे पता करोगे? नहीं समझ आ रहा है? मैं बताती हूँ कैसे पता करोगे। हम बात कर रहे हैं इसकी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अगले वीडियोस में हम लोग और बात करेंगे। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। पहली रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा क्या नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके इनको हम सारे वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं। याद करो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P01 Chi1। याद है आप लोगों को? P01 मैं इधर से लिखना शुरू करती हूँ। रिलेटिव लोवरिंग यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि पूरा एक्सप्रेशन आ सके। P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। राउल्ट्स लॉ कहता है सॉल्यूशन का जो प्रेशर है रिलेट करता है उसके ट्रू सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से और उसके मोल फ्रैक्शन से। नाउ सॉल्यूशन का जो प्रेशर में और सॉल्वेंट के प्रेशर में जो चेंज होगा, डेल्टा पी होगा, वो किस वजह से होगा? दैट विल बी P01 माइनस P1 माइनस जो चेंज होगा दैट विल बी P1 माइनस P01, है ना। तो P1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये पुट कर सकते हैं। तो हमारा डेल्टा P क्या आ जाएगा? डेल्टा P विल बी P01 Chi1 माइनस P01, राइट। P01 कॉमन आ सकता है तो डेल्टा P विल बी P01 माइनस Chi1। अब फिर से याद करते हैं, एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या होता है? Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस Chi1 क्या हो सकता है? 1 माइनस Chi1 इज इक्वल टू Chi2, राइट। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? Chi2। ये छोटी हो जाएगी, अब इक्वेशन को हम छोटा कर देते हैं। दैट विल बी डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इनटू Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट से हम लोगों ने उसको रिलेट कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? देखो, हम अगर हमें मोल फ्रैक्शन मालूम है तो इसको यहीं पे पहली इक्वेशन हमारे यहाँ आ जाके डेल्टा P की जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P की जगह P1 माइनस P01, और इसको हम यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा? P01 डायरेक्टली रिलेट करेगा Chi2 से। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है, हो सकता है हमारे को प्योर उसका सॉल्वेंट का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दे दे, हो सकता है हमारे को सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दे दे। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अब इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, व्हाई नॉट। जब हमारे को Chi2 गिवन है यानी कि मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन को अब कैसे लिख सकते हैं हम? इसको इरेज कर देती हूँ, आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन इज Chi2 will be number of moles of second component divided by number of moles of second component plus number of moles of first component। हम लिख सकते हैं। यहाँ पे second component को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? काफी डाइल्यूट है। क्यों कर रहे हैं इग्नोर? कैलकुलेशंस की आसानी के लिए, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट है। तो N2 इज क्या है? N2 क्या होता है? N2 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास किसका है? W2 अपॉन मोलर मास N2, राइट। और N1 क्या होता है? N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन N1, है ना। हम पुट करें, फिर इसकी जगह इसको पुट कर देते हैं। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स P1 माइनस P01 अपॉन P01 इज इक्वल टू Chi2 की जगह क्या पुट करेंगे? N2 अपॉन N1, और N2 की जगह हम क्या पुट करें? W2 अपॉन M1 N2, W2 अपॉन M2, और N1 की जगह क्या पुट करेंगे? वेरी गुड, W1 अपॉन
m1, फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी p1 माइनस p01 अपॉन p01 इज इक्वल टू w2 अपॉन m2, ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा m1 अपॉन w1। नाउ ये आप लोगों को बहुत ज्यादा यूज होगी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? p1 माइनस p01 अपॉन p01 इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यानी कि जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया था, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जिसमें हमने डिसॉल्व किया था, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मान लो नमक हमने लिया था तो उसका मोलर मास हो जाएगा, और W1 यानी कि गिवन मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अगर हमने वाटर लिया था तो इस पे एक ना न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ये और ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। करते हैं, चलो न्यूमेरिकल लिख देती हूँ मैंने आप लोगों के लिए लिया है। यहाँ पे ये कह रहा है अ solution is made by dissolving 30 gram of a known volatile solute in 90 gram of water. It has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin temperature. The vapor pressure of pure water is 3.64 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. ये देखो यहाँ पे ये हमसे पूछना चाह रहा है, देखो गिवन न्यूमेरिकल निकालने का तरीका ये है कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है हम लोगों को। ये कह रहे हैं एक सॉल्यूशन बनाया गया है क्या करके 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, मतलब क्या हो जाएगा ये W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसका वेपर प्रेशर है, किसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल, इसका मतलब ये क्या हो गया P1। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ये क्या हो जाएगा P01। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, P1 है, P01 है, गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास W2 is equal to 30 ग्राम, W1 is equal to 90 ग्राम, M1 हम जानते हैं वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम, P1 हमें गिवन है 2.8 किलो पास्कल, P01 हमें गिवन है, P01 हमें गिवन है क्या 3.64। अब लगा देते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या था P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या था, याद करिए जरा W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2 है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोलर मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। P01 गिवन है यस, P1 गिवन है यस, P01 गिवन है, W2 इज गिवन, M1 इज गिवन, W1 इज गिवन, हमें क्या कैलकुलेट करना है M2। होपफुली अब मुझे इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, या फिर ठीक है इसको इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन
सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। मैं अगली वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए आप इसको